नमस्कार, डीवी में लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। और जिस तरह से 17 जुलाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि 17 जुलाई को राहुल गांधी देहरादून जा रहे हैं। देहरादून में छात्रों से संवाद करेंगे। लगभग 2 घंटे का यह कार्यक्रम होगा। और जिस तरह से कोटा में राहुल गांधी के उस कार्यक्रम को छात्रों का जबरदस्त समर्थन मिला था, भारी संख्या में युवा वहां एकत्रित हुए थे, वैसी ही उम्मीद यहां पर भी जताई जा रही है। और यही वजह थी कि राहुल गांधी को के इस कार्यक्रम को पूरी तरह फेल करने की, नाकाम करने की कोशिश की गई। लेकिन कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि बीजेपी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस अब थमने वाली नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस की तरफ से तैयारियों को तेज कर दिया गया। परेड ग्राउंड को बदल दिया गया है, दूसरी जगह पर अब यह कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा था, वो ये कि राहुल गांधी ने आखिर उत्तराखंड को ही क्यों चुना है। और यह सवाल जब पूछा गया तो राहुल गांधी की तरफ से अब बाकायदा पोस्ट करके इस पर जवाब भी दे दिया गया है। वो पोस्ट भी हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। और इसके साथ साथ राहुल गांधी जहां उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की टेंशन बढ़ा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने संसद सत्र के दौरान बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी जो सपने देख रही है, जो मंसूबे बना रही है, उसे किसी भी कीमत में पूरा नहीं होने दिया जाएगा। और इस सब की जानकारी दी गई कांग्रेस की तरफ से। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सोनिया गांधी के आवास पर। यह बैठक हुई कांग्रेस के नेताओं की और वहां पर एक पूरा प्लान तैयार किया गया कि कैसे मानसून सत्र के दौरान जो है तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे और विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार की कोशिशों को नाकाम किया जाएगा। और भी तमाम आरोप लगाए गए। तो इन सब पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में स्वामी जी। जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, 17 जुलाई पर सबकी निगाहें हैं, उसके बाद अब 20 जुलाई पर सबकी निगाहें हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे स्वामी जी, एक बड़ा इवेंट आज था, यानी 16 जुलाई को जो बैठक होने वाली थी कांग्रेस की, उस बैठक पर सभी की निगाहें थी कि आखिर क्या क्या प्लान बनाया जाएगा, किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा, क्या तैयारी है कांग्रेस की तरफ से या तमाम विपक्षी दलों की तरफ से। क्योंकि कांग्रेस ही नेतृत्व कर रही है, इसलिए अगर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी है तो यह माना जा रहा है कि पूरे इंडिया गठबंधन के वही मुद्दे हैं जो कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और कांग्रेस ने साफ ऐलान कर दिया है कि महिला आरक्षण के जो एक तरह से उसकी आड़ में जिस तरह से परिसीमन विधेयक को पास कराने की कोशिश की जा रही है, अपने मंसूबे जो पूरे करने की कोशिश की जा रही है, डिलिमिटेशन को लागू करने की जो कोशिश की जा रही है, उसे कांग्रेस किसी कीमत पे पूरा नहीं होने देगी। तो क्या लगता है आपको, संसद सत्र, मानसून का संसद सत्र जो कि 20 जुलाई को शुरू होने वाला है और उसके लिए विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। जयराम रमेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा और यह भी बताया कि किन मुद्दों का विरोध किया जाएगा। क्या लगता है आपको कि बीजेपी सरकार के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, या फिर हर बार की तरह विपक्ष की बात सुने बिना परिसीमन को पास करा लिया जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए अंशिता, जो सबसे पहला इम्तिहान देना है सरकार को जी, वो तो संसद सत्र शुरू होने के पहले देना है जी। वो यह है कि सोनम वांगचुक 20 तारीख तक हमारे बीच रहेंगे या उनकी भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष हत्या कर देगा। मैं हत्या इसलिए कह रहा हूं कि उनका बिल्कुल सीधा सा प्रस्ताव है जो जेन्युइन है और सब लोग उसको मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को ही केवल इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, बिकॉज ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट जी। और आज के तारीख में टॉक ऑफ द टाउन जो है पूरे हिंदुस्तान में, क्या विश्व के अंदर चर्चा चल रही है, जहां पे टाइम मैगजीन में भी दिख रहा है कि सोनम वांगचुक जो है एक झूले के अंदर हैं। तो मैंने हमारी डेमोक्रेसी और हमारे देश के पूरी इतनी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है सोनम वांगचुक की तरह। और आप देखिए 16 तारीख है, अभी 4 दिन बाकी हैं, 19वें दिन हो गया है, 23 दिन, बहुत मुश्किल है समय का काटना। यही स्थिति जो है नेहा बोरा की हो रही है, उस बेचारी के प्राण पे भी अटक गई है। उनके डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि 24 घंटे कुछ भी घट सकता है। वही तो पहली जो इम्तिहान है वो तो यह है कि क्या 20 तारीख के पहले अगर कोई दुर्घटना घट गई, तो 20 तारीख को उसके पहले ही हो सकता है इन लोगों की सत्ता उखड़ जाए और उनको छोड़ के भागना पड़े। क्योंकि जिस प्रकार की निष्ठुरता, क्रूरता ये लोग कर रहे हैं वो दिख जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, देखिए डिलिमिटेशन के बारे में ये बात पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी को पता चल गई है। पहली बात यह है, डिलिमिटेशन तभी हो सकता है जबकि जनसंख्या गणना हो जाए, जनगणना हो जाए जी।
जब से देश आजाद हुआ है आज तक कभी ऐसा नहीं, उसके पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हर 10 साल के बाद जनगणना नहीं हुई है। 2011 को ही, 1991 को ही, 2001 को ही। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ कि 2011 के बाद 2021 को जनगणना नहीं हुई। चलिए कहा गया कि साहब कोविड है इसलिए नहीं हुई। अरे कोविड तो 2 साल में चला गया, उसके बाद क्यों नहीं हुई? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, लॉ ये कहता है कि जब तक जनगणना ना हो तब तक डिलिमिटेशन नहीं हो सकता, और जनगणना हुई नहीं। तो ये डिलिमिटेशन का मामला क्या है? अच्छा, डिलिमिटेशन से जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग, भाई डिलिमिटेशन तो होगा जनसंख्या के आधार पे, तो उसमें अपोजिशन पार्टीज का ये कहना है, जो कि सोशल जस्टिस में बिलीव करते हैं, कि जातीय जनगणना आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, जातीय जनगणना जो है गले की फांस है भारतीय जनता पार्टी की। जिस दिन उन्होंने जातीय जनगणना कर ली, उस दिन जो उनका एक वोट बैंक है वो बिल्कुल उनके अगेंस्ट हो जाएगा, और बाकी जो लोग सोशल जस्टिस के लड़ रहे हैं उनको फायदा हो जाएगा। जातीय जनगणना करा नहीं सकते, और नहीं कराएंगे तो मुश्किल है, कराएंगे तो मुश्किल है। तो डिलिमिटेशन का दांव उन्होंने चला है, पार्टियों को तोड़ दिया है। अच्छा, ये मैसेज चला गया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि डिलिमिटेशन का मतलब यह है जनसंख्या के आधार पर मारो पार्लियामेंट्स का सीट का चुनाव होना। भारतीय जनता पार्टी वाले जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि भाई किसी पार्लियामेंट सीट में 40 लाख लोग हैं, किसी में 10 लाख लोग हैं, ये नहीं होना चाहिए, जनसंख्या बराबरी पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। चलिए, फिर उसके बाद आप ये सोचिए कि अगर ऐसा हुआ, इसका मैंने साउथ के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें कम हो जाएंगी, नॉर्थ के अंदर बढ़ जाएंगी, क्योंकि जनसंख्या तो नॉर्थ में बढ़ी है, साउथ में तो बढ़ी नहीं। अच्छा, हमारी बात है कि साउथ के अंदर एक मैसेज चला गया है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि अगर जनसंख्या, तो भाई तुमने अगर देश हित में, राष्ट्र हित में जनसंख्या को कंट्रोल किया तो तुम्हें उसका दंड मिलेगा, तुम्हारी पॉलिटिकल लीवरेज खत्म हो जाएगी, नॉर्थ इंडिया की बढ़ जाएगी। इसमें फंस गए चंद्रबाबू नायडू। भाई अब चंद्रबाबू नायडू के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अच्छा इन्होंने वहां तोड़ लिया, शिवसेना में तोड़ लिया, टीएमसी में तोड़ लिया। लेकिन अगर तमिलनाडु में डीएमके के साथ यही समस्या है, अगर वो डिलिमिटेशन बिल का समर्थन करते हैं तो उनका वोटर ये पूछेगा कि भैया तुम्हें हमने इसलिए थोड़ी वोट दिया था कि साउथ की तुम पावर को खत्म कर दो, बार्गेनिंग पावर को खत्म कर दो। यही टीडीपी के साथ स्थिति है। तो कांग्रेस ने तो बिल्कुल साफ कर दिया, जबकि सुप्रिया सुले ने घुमा के बात की है, अगर 50% सीटें हर स्टेट पे बढ़ जाएं तो हम इसके पूरे विचार। अरे 50% का सीटें बढ़ जाएंगी तब उसके बाद फिर जनसंख्या के आधार पर कैसे होगा? बिना जनगणना हुए डिलिमिटेशन नहीं हो सकता। तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह उलझा दिया है। एक तो जंतर मंतर ने उलझा दिया है, और एक ये डिलिमिटेशन के बिल में वो खुद उलझ गए हैं, और उसमें चंद्रबाबू नायडू भी उलझ गए हैं, और ये अपने स्टालिन साहब भी उलझ गए। उनको अपोजिशन के साथ वोट देना पड़ेगा, वरना उनका वोट बैंक पूरी तरह से खिसक जाएगा। जी बिल्कुल, और शायद यही वजह रही क्योंकि खुद सहयोगी भी साथ में खड़े नहीं दिखाई दिए। इसी वजह से तो पिछली बार विपक्ष हावी हो सका और परिसीमन विधेयक को पास नहीं करा पाई बीजेपी। और जैसे कि आप कह ही रहे हैं स्वामी जी, लगातार इसी वजह से तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। अभी ऑपरेशन लोटस भले ही नहीं चलाया गया है पश्चिम बंगाल में, जैसा देखा जा सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली वे में तो यही किया गया, सांसदों को तोड़कर इनडायरेक्टली तरीके से अपने साथ लाने की कोशिश। हालांकि उन सांसदों पर अभी तलवार लटकी हुई है, कोई फैसला नहीं आया है लोकसभा स्पीकर की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में तो खेल हो ही गया, ऑपरेशन टाइगर हो चुका है, 6 सांसदों को साथ ला चुके हैं एकनाथ शिंदे अपने। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक विधेयक को पास कराने के लिए की जा रही है। लेकिन विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि इस मुद्दे पर बीजेपी को सफलता हासिल नहीं होगी, उसके जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। विपक्ष की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया है कि वैसे तो जो 19 दिन का संसद चलना है उसमें से 19 दिन टोटल दिया गया, जिसमें से 16 दिन सदन चलेगा, लेकिन इस 16 दिन में भी विपक्ष की बात नहीं की जाएगी। सिर्फ मोदी सरकार अपने अपने विधेयक पास कराएगी और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा यह भी आरोप विपक्ष की तरफ से लगा दिया गया है कि सर्वदलीय बैठक बुलाने का जो ढोंग रचा जाता है उसमें असल में दूसरे यानी विपक्षी दलों की तो कोई बात सुनी ही नहीं जाती, सिर्फ अपनी बात कही जाती है। 2-4 लोग कुछ बात बोलते हैं, और वो भी खासकर सरकार की तरफ के जो लोग हैं वो बोलते हैं, और उसके बाद उस बैठक को खत्म हो जाती है वो बैठक। तो ये भी आरोप। इसके अलावा चंदा चोरी का मुद्दा, E20 वाला जो मुद्दा गरमाया हुआ है, नीट पेपर लीक का मुद्दा, देश में विदेशों में जो देश की बेइज्जती हो रखी है, जिस तरह से पूरी देश की जो एक तरह से छवि जो है खराब होती जा रही है, कमजोर हो रही है जो विदेश नीति भारत की, उस मुद्दे को भी संसद के अंदर उठाया जाएगा, ये साफ तौर पर कह दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो ये सारे मुद्दे विपक्ष जब उठाएगा, और विपक्ष ताकतवर है, ये पिछले सदन में भी
भी देखा जा चुका है, जब बजट सत्र हुआ और उसमें ये मुद्दे को उठाने की कोशिश या विधेयक को पास कराने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी को आखिरकार अपने पैर पीछे लेने पड़े। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल की तरफ से जो पत्र लिखा गया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, ये तमाम मुद्दों के साथ विपक्ष इस बार काफी हमलावर दिखाई दे रहा है स्वामी जी। और राम मंदिर का मुद्दा ये भी नहीं थमने वाला है, चंदा चोरी का मामला, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये तो। भाई देखिए, असली मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो इलेक्शन ये हुआ था, वोटिंग हुई थी, उससे आज की स्थिति काफी बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने काफी लोगों को ईडी और सीबीआई के रेड करा के और पैसे देके खरीद लिया जी। अब आपने देखा मदन मित्रा जैसा आदमी, वेस्ट बंगाल के अंदर विधायक, जो कि ऋतुपुरा गैंग को गैंग कहता था, उसके दोनों बहुओं के घर में पत्नी के पास और उनको ईडी का संबंध हुआ, अगले दिन वो टीएमसी को छोड़ के उधर चले गए। तो देखिए, अभी तो बहुत अभी दिन है, 3-4 दिन है, हो सकता है कि अभी ईडी के रेड्स हो और कई लोगों को तोड़ लिया जाए, जैसे आपको सुप्रिया सुले से कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं। देखिए असली मुद्दा यह है कि अभी बहुत सारे टेस्ट होने हैं। पहला टेस्ट होना है, जो मैंने आपको बताया, जंतर मंतर के अंदर ये लोग बचेंगे या इनका क्या होगा। नंबर 1, हम लोग चाहते हैं वो बच जाएं। आज डिम्पल यादव भी जाके मिली हैं, धर्मेंद्र यादव भी मिले हैं, सबने जाके ये कहा है कि उनकी जांच बचनी चाहिए। दूसरी जो एक टेस्ट होना है, वो 17 तारीख को राहुल गांधी की देहरादून के अंदर मीटिंग होनी है। अब ये चैलेंज है ना भाई, देखिए आप पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता का मूड तो पता चल जाता है ना। अगर देहरादून के अंदर राहुल गांधी की मीटिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई, जिसे मुझे आशा है, तो मानी बातें मैसेज चला जाएगा कि उत्तराखंड जैसी जगह जहां 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वहां भी लोग कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। और जहां पे मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत कम है, भाई उत्तराखंड में एक ही बेल्ट है जो मैदानी बेल्ट है, जहां थोड़े बहुत मुसलमान है। पहाड़ों के अंदर तो मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां हिंदू मुसलमान का नैरेटिव केवल मैदानी क्षेत्र में चल सकता है, पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं। वहां भी अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ जाए और कांग्रेस का कल की मीटिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए, ये दूसरा चैलेंज बहुत बड़ा है। तीसरा चैलेंज है जो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर और स्टालिन के ऊपर है, जो उनके ऊपर दबाव है उनके देश के, अपने प्रदेश की जनता का, या आप साउथ के अपने दक्षिण के, अच्छा इसमें जो थलापति विजय हैं और जो अपने डीके शिव कुमार हैं और जो तेलंगाना के रेड्डी साहब हैं, तीनों मिलकर जिस प्रकार का वहां उन्होंने अपना चक्रव्यूह रचा है, उससे चंद्रबाबू नायडू बच पाएंगे इसकी बहुत संभावना नहीं है। क्योंकि वहां पे आपको पता ही है, जगन रेड्डी अब स्ट्रांग हो रहे हैं, तभी जो टीडीपी है वो नीचे हो रही है, जगन रेड्डी ऊपर हो रहे हैं। और जगन रेड्डी ने अपनी मां से भी मुलाकात कर ली है, जो कि वाईएसआर की मृत्यु के बाद उनकी बेटी और मां एक तरफ हो गए थे, बेटा एक तरफ हो गया था। तो रीअलाइनमेंट भी चल रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर। और आप जानती हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भाई 2004-9 में अगर कांग्रेस की सरकार यूपीए की बनी थी, उसका कारण आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश में टीडीपी नीचे जाए और जगन रेड्डी ऊपर चले जाएं, क्योंकि जगन रेड्डी तो हो सकता है डिलिमिटेशन के अगेंस्ट वोट दे दें, और अगर टीडीपी फेवर में वोट देगी तो वोटर उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उनके ऊपर एक दबाव है, एक तो मोदी जी का ईडी सीबीआई का दबाव है, लेकिन दूसरी तरफ जनता का दबाव है। अब देखते हैं वो किधर झुकते हैं। तो अपोजिशन का तो देखिए नहीं सुनेंगे, उन्हें तो ये मार्शल से उठा के बाहर फेंकवा देंगे। लेकिन इस बार जो चंदा चोरी का मामला, आपने देखा ही होगा, वीडियो देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर टीवी डिबेट के अंदर पत्रकार कैसे हमारे देश के मजबूत और 56 इंच के प्रधानमंत्री मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं। माने कैसे, मतलब आप सोचिए, ऐसा तो हमने तो यही सुना था कि मोदी जी का डंका बोल रहा है पूरे विश्व के अंदर। लेकिन आपने देखा नॉर्वे के अंदर क्या हुआ, पत्रकार ने कैसे मोदी जी से प्रश्न पूछा और मोदी जी पतली गली से निकल गए। वही ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ, वहां के टीवी में हमारे मोदी जी का मजाक उड़ रहा है। तो ये देखिए अच्छा नहीं लगता। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, हमारे देश में तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट छाता लेके उनको हवाई जहाज से उतार के लाते थे। अब वो 6 इंच का वो पत्रकार मजाक बना रही हैं और टेलीविजन पे कि वो 10 फीट का एक रेड कारपेट पड़ा हुआ है और नारंगी रंग का कुर्ता मोदी ने पहना हुआ है, काला कोट पहना हुआ है, जबकि ड्रेस सेंस मोदी जी की बहुत अच्छी है। तो हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे, अच्छा वो अमेरिका कह रहा है कि 100% सैंक्शन हम इंडिया पे लगा देंगे, चाइना पे लगा देंगे। चाइना ने उस पर तोड़ जवाब दे दिया, इंडिया उस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। तो देखिए हर तरफ से अब ये, लेकिन अब ये पहले ये राहुल गांधी की कल की मीटिंग पे मेरी निगाह रहेगी। 20 तारीख तक क्या सोनम वांगचुक, नेहा बोरा बच पाते हैं कि नहीं बच पाएंगे, इसकी निगाहें रहेंगी। जो पार्लियामेंट मार्च होगा उस पर क्या होगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं जनता किसके साथ है। देखिए सांसद तो ये खरीदेंगे, इनका ईडी सीबीआई है। हो सकता है कि 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर में जाके पुलिस बैठ जाए कि आपको निकलने नहीं देंगे, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, और वो बेचारे वोट न दे पाए और भारतीय जनता पार्टी निकाल ले जाए।
लेकिन मैं देखना चाहता हूं ये 2-3 घटनाएं हैं, इसमें राहुल गांधी को इनके अगेंस्ट सपोर्ट कितना मिल रहा है। जी बिल्कुल, और राहुल गांधी के ट्वीट का शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि उत्तराखंड क्यों उन्होंने चुना है, इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने पोस्ट के सहारे से दी है। पहले हम चाहेंगे कि स्क्रीन पर वो पोस्ट लाया जाए कि राहुल गांधी ने आखिर क्या लिखा है, क्या बताने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई है। तो राहुल गांधी लिखते हैं, 17 जुलाई को देहरादून आ रहा हूं, पर उत्तराखंड ही क्यों? क्योंकि देवभूमि को पेपर लीक का एपिसेंटर बना दिया गया है। यूके SSSC परीक्षा में यहां एक सिस्टम बैठ गया है जहां पटवारी, लेखपाल या कोई और पद काबिलियत से नहीं, अपराधियों के तय किए रेट से मिलता है। सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया, फिर भी लीक होते रहे, कानून कागज पर रहा और पेपर बाजार में बिकते रहे। जरा सोचिए, एक बच्चे ने सालों तैयारी की, फॉर्म भरा, फीस दी, दूर के सेंटर तक गया और उसका पद किसी और ने खरीद लिया। ये लीक नहीं, ये चोरी है, उस युवा के हक की, उसके रोजगार की, उसके भविष्य की। मैं उत्तराखंड के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवा से कहता हूं, ये आपकी लड़ाई है और मैं आपके साथ हूं। 17 जुलाई देहरादून आइए, छात्रों की गूंज को हुंकार बनाए, भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे, सपने लीक नहीं होने देंगे। और इसके साथ ही उन्होंने एक लिंक शेयर किया है और कहा है कि इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, यानी छात्रों से ज्यादा संख्या में आने की अपील भी एक तरह से राहुल गांधी ने कर दी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी की तरफ से अपने इस ट्वीट में लिखी गई है और वो ये कि उत्तराखंड एपिसेंटर बन गया है। स्वामी जी, बहुत बड़ा आरोप, एक गंभीर आरोप बीजेपी शासित राज्य पर राहुल गांधी की तरफ से लगा दिया गया है। क्या वजह है इस आरोप की, क्या आधार है इस आरोप का, और इससे असर क्या पड़ेगा? जिस तरह से राहुल गांधी ने अपील की है या जो बताया है उन्होंने कि आखिर उन्होंने उत्तराखंड को ही क्यों चुना है, क्या इसका असर पड़ेगा इस संवाद कार्यक्रम पर जो 2 घंटे के लिए राहुल गांधी का होने जा रहा है उत्तराखंड में? क्या लगता है आपको? भाई देखिए, इसका कंपैरिजन अगर कोटा से कर लिया जाए, राजस्थान से कर लिया जाए, जहां पे नीट का एग्जाम होने वाला था, उसके 3 दिन पहले जो उन्होंने रैली वहां पे बच्चों से संवाद किया था, जब उसमें 3 दिन पहले इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो उत्तराखंड की कितनी होगी ये तो मैं कल्पना कर सकता हूं, बहुत ज्यादा होगी। देखिए, एपिसेंटर केवल उत्तराखंड नहीं है, हर जगह आज की तारीख में एपिसेंटर है। बिल्कुल, आज के तारीख में राजस्थान के अंदर सीकर जो है वो बन गया है बिल्कुल नकल केंद्र, जहां पे जिन लोगों को सिलेक्शन कराया जाता है एक स्कूल के अंदर उनको दे दिया जाता है और वहां पे हर बच्चे के सिलेक्शन हो जाते हैं, एक घर से 4-4 सिलेक्शन हो जाते हैं। तो राजस्थान भी एपिसेंटर है, उत्तर प्रदेश भी एपिसेंटर है, वहां भी आप देख रहे हैं। बिहार के अंदर आप देखिए कैसे काम होता है। लेकिन जो डबल इंजन की सरकार है ज्यादातर उन्हीं में दिखाई देता है। बिल्कुल, जितने मंदिर में चोरी हो रही है वो भी वहीं हो रही है जहां डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है, बिहार में हो, मतलब जहां डबल इंजन की सरकार है वहीं हो रही है। साउथ के स्टेट से अभी कोई इस प्रकार की सूचना नहीं मिली है। एपिसेंटर तो देखिए सारे हैं, लेकिन देखिए उत्तराखंड की विशेषता है, ये सैनिकों का इलाका है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगर आप चले जाएंगे तो वहां आपको गांवों के अंदर 80% परिवार ऐसे मिलेंगे जहां पुरुष सेना में ज्यादा जाते थे। सबसे ज्यादा निराश अगर कोई जगह हुई है तो उत्तराखंड हिमाचल हुई है, क्योंकि वहां लोग जाते थे सेना में और अग्निवीर में उनका भविष्य जो है बर्बाद कर दिया गया। तो इसलिए अच्छा, उत्तराखंड आप जानते हैं, लोग उत्तराखंड में भाई बड़ा टफ टेरेन है तो रहना नहीं चाहते, ज्यादातर लोग माइग्रेट कर जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, लखनऊ वगैरह जहां भी देखते हैं पहाड़ी आपको बहुत मिलते हैं। कारण यह है कि वहां का टेरेन बड़ा डिफिकल्ट है। पहले तो आसानी होती थी, आज के जमाने में कोई टफ टेरेन में रहना नहीं चाहता, तो सेफर प्लेस पे अपना वो मुंबई और दिल्ली निकलना चाहता है। नौकरियों की स्थिति खराब हो गई है, वहां पे जंगल उजाड़े जा रहे हैं, बड़ी बड़ी रोड बनाई जा रही हैं, भूस्खलन बढ़ते चले जा रहे हैं, पानी की समस्या हो रही है। भाई जो जगह पानी का स्रोत था वहां पानी की समस्या हो रही है, तो हर तरह की वहां पे चीजें हैं। तो उत्तराखंड क्योंकि एक ऐसा स्टेट है जहां पे पुष्कर सिंह धामी ने अपनी अकर्मण्यता से और अपने गलत तरीकों से और बिल्कुल जनता की अवहेलना करने के कारण आज के तारीख में वहां पे सरकार पलटने का सबसे ज्यादा कारण, एक मणिपुर के अंदर लग रहा है कि वहां कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, एक उत्तराखंड के अंदर लग रहा है, पंजाब के अंदर लग रहा है। ये 3 स्टेट पे उन्हें कंसंट्रेट इसलिए करना है कि ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे थोड़ी मेहनत करके अगर यूनाइटेडली कांग्रेस लड़ेगी तो 3 स्टेट तो निकाल ही सकती। और क्योंकि आपने अभी पंजाब का जिक्र किया है स्वामी जी, तो पंजाब को लेकर जो खबर है वो ये है कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर वहां भी उसी तरह सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से, जैसे कि कर्नाटक में उठाए गए थे। हमने कुछ दिनों पहले चर्चा भी की थी इस पर कि कैसे कर्नाटक सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया जो चुनाव आयोग की तरफ से हो रही है उसमें धांधली की जा रही है। और अब वैसे ही आरोप पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर लगने लगे हैं, यानी जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है उन सभी राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया में धांधली
हो रही है। और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर बीजेपी कहती है कि बहुत अच्छी तरह से निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग ये प्रक्रिया कर रहा है, यानी चुनाव आयोग को बचाने के लिए वहां पर आके खड़ी हो जाती है जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। और जहां चाहे वो पश्चिम बंगाल का मामला रहा हो, वहां पर भी कांग्रेस की तरफ से या टीएमसी की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए थे इस जो प्रक्रिया चल रही थी उसको लेकर। वहां पर बीजेपी ने एक तरह से समर्थन किया क्योंकि वहां पूरी तरह से चुनाव आयोग देख रहा था इस पूरे मामले को। लेकिन यहां पर कर्नाटक में कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश, और वहां पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश, और यहां तेलंगाना से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये एसआईआर प्रक्रिया के सहारे से पंजाब को भी अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू हो गई है स्वामी जी अभी से। देखिए, पंजाब के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी की नेत्री का एक भाषण वीडियो चल रहा है यूट्यूब के अंदर जी। वो नेत्री वहां पे नेताओं से कह रही है कि 25,000 वोट अपने विधानसभा क्षेत्र से कटवा दो और विधानसभा का टिकट ले लो। बिल्कुल खुलेआम कह रही है कि 25,000 वोट कटवा दो और टिकट ले लो। भाई 25,000 वोट कटवा दोगे, भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर जो हैं, जो आरएसएस और बीएचपी और शाखा बजरंग दल वाले गौरक्षक दल के हैं, उनका नाम रहने दो, बाकी का कटवा दो, इलेक्शन हम जीत जाएंगे। तो ये तो देखिए स्पष्ट हो रहा है। दूसरी बात ये बात कौन कर रहा है कि तेलंगाना में प्रश्न उठ रहा है, कर्नाटक, ये गोदी मीडिया कर रहा है। भाई गोदी मीडिया का काम ही यही है। गोदी मीडिया के पास असली मुद्दों पे बात करने का समय तो है नहीं। वो पेपर लीक पे तो बात कर नहीं रहा, वो जो अमेरिका 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है उस पर तो बात कर नहीं रहा। चीन के जो विदेश मंत्री ने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोकने का प्रयास हुआ तो हम ब्रह्मपुत्रा का पानी रोक देंगे, हमने तो डैम बना भी लिया, तुमने तो कोई डैम नहीं बनाया। तो देखिए उन चीजों पे तो गोदी मीडिया डिस्कस करेगा नहीं, वो तो बहकाने की कोशिश करेगा। अब जैसे राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है तो लोग जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, भाई सनातनियों का मामला है, हमारे मंदिर में चोरी हो गई, हम देख लेंगे, हमारा इंटरनल मैटर है। अबे तुम्हारे बाप का इंटरनल मैटर है, हम हिंदू हैं, हमने भगवान राम में हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, तो हमारे मंदिर के अंदर। अच्छा देखिए भाई, या कोई नास्तिक हो और चोरी कर ले तब भी बात समझ में आती है। भाई कोई अगर सनातनी नहीं है, जैसे मान लीजिए ये हैं अपने आर्य समाजी हैं, तो भाई आर्य समाजी जो हैं वो मूर्ति पूजक नहीं है, वो अग्नि को भगवान मानते हैं, वो अग्नि की पूजा करते हैं। मेरी ननिहाल जो है वो आर्य समाजी थी, वो लोग हवन करते थे, अग्नि को समर्पित करते थे, अग्नि को आवाहन करते हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं करते। तो इसका मतलब क्या वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है? भाई ये तो बड़ा आप आर्य समाजियों और सनातनियों को अलग अलग कर दोगे। तो असली मुद्दा ये जो आस्तिक है, जो भगवान पे विश्वास करता है, जो मूर्ति पूजक है, जैसे मैं मूर्ति पूजक हूं, मैं आस्था रखता हूं, मुझे भगवान पे आस्था है, तो मेरे को अगर मैं चोरी करता हूं इसका माने मैं कैसा आस्तिक हूं, मैं कैसा सनातनी हूं जो चोरी करता हूं? तो अभी तक क्या ये लोग पकड़े गए, जो 8 हिंदू पकड़े गए हैं वहां पे, अपने को कट्टर सनातनी कहते थे, इनके घर में बुलडोजर चला, इनको क्या कहा गया कि इनको हिंदू धर्म से बाहर किया जाता है? तो जिन्हें जेल आपने भेज दिया हिंदुओं को, उनको अभी हिंदू धर्म से बाहर क्यों नहीं किया आपने? उनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? बाकी तो कहीं 100 रुपए का घपला होता है, वहां बुलडोजर चला देते हैं, और यहाँ पे लाखों करोड़ों और मेरी आस्था पे वो हो गया, वहां पे आप कह रहे हैं मेरा इंटरनल मैटर है। अरे तुम्हारा इंटरनल मैटर कैसे है? तो तुम्हें सनातनी मानता ही नहीं। मैं उस आदमी को सनातनी मानता ही नहीं जिस दिन राम मंदिर के अंदर चोरी करे, उसे लात मार के उसे सनातन धर्म से बाहर करो। जब मंदिर के अंदर चोरी करने वाला कैसे सनातनी हो सकता है? बिल्कुल, तो बिल्कुल यहां पर राम मंदिर का मुद्दा भी संसद सत्र में उठेगा, इस चीज का ऐलान भी कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। बाकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जयराम रमेश ने इसकी पूरी जानकारी दी। सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक हुई, इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, कैसे सरकार को घेरना है, किन किन मुद्दों का विरोध करना है, किन विधेयकों का विरोध करना है और किन मुद्दों को उठाना है। लेकिन 20 तारीख को 2 बड़ी चीजें हैं, एक संसद के अंदर विपक्ष सवाल पूछेगा सरकार से, और दूसरी तरफ जैसा कि आपने शुरुआत में ही जिक्र किया स्वामी जी कि उस दिन मार्च भी है, जंतर मंतर पर जो छात्र बैठे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो सोनम वांगचुक के नेतृत्व में संसद तक मार्च करेंगे। लेकिन सवाल एक बड़ा है ये कि 19 दिन हो चुके हैं आमरण अनशन को, जो कि सोनम वांगचुक की तरफ से किया जा रहा है। 19 दिन हो चुके हैं, अब तक 9 किलो से ज्यादा उनका वजन घट चुका है, और डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत खराब है। और कल तक जो खबर थी वो ये थी 48 घंटे बहुत क्रिटिकल है, यानी अब सिर्फ 24 घंटे हैं जो बहुत क्रिटिकल है, यानी उनकी जान जा सकती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा नजरें हैं इस पर कि 20 तारीख को जो ये मार्च होने वाला है संसद तक, क्या ये मार्च हो भी पाएगा, या फिर छात्रों के इस आंदोलन की आवाज को इसी तरह दबा दिया जाएगा जैसे कि पहले होता आया है, या छात्र इसी तरह बैठे रहेंगे। सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होती जा रही है,
खतरा उन पर मंडरा रहा है, तो क्या इसके चलते ये आंदोलन ही रोक दिया जाएगा, क्या कुछ होगा? इन सब के बीच में जिस तरह से हाईकोर्ट का आज आदेश आया है कि उनकी सेहत की चिंता हाईकोर्ट को भी है और पूरी नजर उन पर रखने की कहा गया है, तो ये सारा मामला गर्माता चला जा रहा है। पूरे देश को चिंता है सोनम वांगचुक की, लेकिन सरकार मूकदर्शक बने हुए बैठी है। तो क्या संसद सत्र के अंदर जब विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाएगा, नीट पेपर लीक का मामला जो एक तरफ छात्रों की तरफ से उठाया जा रहा है जंतर मंतर पर, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की तरफ से उठाया जा रहा है हर स्टेट में जाकर। फिलहाल 17 तारीख को अब राहुल गांधी जाने वाले हैं उत्तराखंड में और उसकी तैयारियां हो रही हैं, तो सरकार पर दबाव हर तरफ से बढ़ रहा है। लेकिन क्या सरकार आवाज सुनेगी? क्या सरकार सुनेगी? संसद के बाहर जो प्रदर्शन है उसको और संसद के अंदर जो विपक्ष उठाएगा उसको क्या सरकार सुनेगी? स्वामी जी, देखिए, सरकार इतनी ढीठ सरकार है, इतनी निर्लज्ज सरकार है, इतनी बेशरम सरकार है, ये नहीं सुनेगी जी, ये नहीं सुनेगी। ये तो तभी सुनेगी जब 500-550 किसानों की हत्या हो गई और उनकी शहादत हो गई, तो उसके बाद इन्होंने कहा मेरी तपस्या में कमी। ये सुनने की, तो अगर सुनना होता तो 10 दिन पहले सुन लेते। नंबर 1। नंबर 2, मुझे देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि इन्होंने किसानों को, हमारे देश के अन्नदाताओं को तो दिल्ली के बाहर कीलें गाड़ के रोक दिया था, लेकिन जंतर मंतर के बिना परमिशन के कॉकरोच जनता पार्टी को बैठने दे रहे हैं। तो देखिए, मेरा तो खुला बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का, आम आदमी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था जिसमें इन्होंने सोनम वांगचुक को फंसा लिया और सोनम वांगचुक फंस गए। अब सोनम वांगचुक भी कह रहे हैं, जब उनसे लोगों ने कहा कि भूख हड़ताल तोड़ दीजिए, उन्होंने कहा मैं भूख हड़ताल अगर तोड़ दूंगा तो इतिहास के पर्चों में, पन्नों में मेरा नाम जो है एक नालायक व्यक्ति, एक असफल व्यक्ति की तरह दर्ज हो जाएगा। मैं अच्छा, उनको तो सूली पे चढ़ा दिया आपने, उन्हें तो चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। अच्छा, खुद बर्गर और चाइनीज और नूडल्स खा रहे हैं ये लोग, सारे कॉकरोच जनता पार्टी वाले। भूख हड़ताल पे कौन बैठा है? आयशा के बैठे हैं, सफाई के बैठे हैं, आईएसएफ के बैठे हैं, सोनम वांगचुक बैठे हैं। ये तो मस्ती काट रहे हैं अपना, ये तो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। कहीं रिपल यादव आ रही है तो सबसे पहले अभिजीत दीपिके दिख रहे हैं। अच्छा, अभिजीत दीपिके की पुरानी जितनी ट्वीट दिखाई पड़ रही है वो सारी की सारी राहुल गांधी के अगेंस्ट है। अच्छा, ये भी पता चल रहा है कि जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के कोऑर्डिनेटिंग टीम के मेंबर्स हैं वो सब आम आदमी पार्टी के थे या ध्रुव राठी के रिप्रेजेंटेटिव है। विजेता दहिया जो है वो ध्रुव राठी के रिप्रेजेंटेटिव है, जो आम आदमि पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। आशुतोष रांका भी आम आदमी पार्टी में थे, अभिजीत दीपिके भी इसमें थे। तो इसका मतलब ये साफ साफ बात लग रही है, समझ लग रहा है कि एक थर्ड फोर्थ बनाने का प्रयास हो रहा था और इन्हें आशा थी कि 2 करोड़ मेंबर्स हो गए। वो भी लगता है 2 करोड़ मेंबर भी पैसे दे के भारतीय जनता पार्टी ने इनको चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए बनवा दिए थे, जिससे इन्हें गलतफहमी हो जाए। लेकिन चलिए, अब इनका भ्रम टूट गया। देखिए, एक ही दल ऐसा है जो कि सोनम वांगचुक की जिंदा रहने की कामना नहीं करता है, वो भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के भी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले गए, उनसे भूख हड़ताल तोड़ने की कामना कर दी। एनसीपी के लोग चले गए, सपा के लोग चले गए, टीएमसी के लोग चले गए, शिवसेना के लोग चले गए। हर पार्टी का आदमी चला गया अनशन तोड़ने के लिए, केवल भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं गया। इसका मतलब केवल भारतीय जनता पार्टी है जो चाहती है सोनम वांगचुक शहीद हो जाए। अच्छा, 20 तारीख को अब देखते हैं। पुलिस अभी तक तो पुलिस ने बड़ा कोऑर्डिनेट किया है, कोऑपरेट किया है। मैं तो 3 बार गया हूं, मुझे तो लगा पुलिस इतनी ज्यादा अगर सदाशय हो जाए, इतनी ज्यादा कोऑपरेटिव हो जाए तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र का डंका बोलने लगे। वो तो हम लोगों को इतनी इज्जत से पेश आ रही थी। आज तक तो मैंने पुलिस को नॉर्मली इतना ज्यादा स्नेह करते हुए नहीं देखा, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को तो बिना अनुमति के बैठने दे सकती है, उन्हें शमियाना भी लगाने दे सकती है, उनको अनशन स्थल पे अनशन भवन भी बनाने को दे सकती है और कांग्रेस के धरना स्थल को चेंज कर सकती है। तो देखिए, मुझे तो लगता है पूरी अंडरस्टैंडिंग है, जिस अंडरस्टैंडिंग में इन्होंने कम्युनिस्टों को भी फंसा दिया है और सोनम वांगचुक को भी फंसा दिया है। और ये जो कांग्रेस जनता पार्टी वाले नेतागिरी अपना करने के लिए चमकने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें राजनीति का ABCD नहीं आता है। पहले ही दिन जब ये हवाई जहाज से उतरे थे एयरपोर्ट में तो उन्होंने कह दिया था कि मेरे पास कोई कांग्रेस वाले ना है, मेरे पास ये पॉलिटिकल लोग आए, पॉलिटिकल लोग ना आए। अब कह रहे हैं पॉलिटिकल लोग आ नहीं रहे हैं तो वो निकम्मे हैं, उन्हें जनता दंड देगी। भैया, अपना दिमाग तो बना लो, तुम्हें सब। अच्छा, फिर राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। अरे, राहुल गांधी का इसमें क्या लेना देना है यार? इट इज बिटवीन यू एंड बीजेपी। इसमें राहुल गांधी को क्यों घसीट रहे हो? राहुल गांधी तो अपना आंदोलन चला ही रहे हैं, वो तो कोटा भी गए थे, देहरादून भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अपने जाल जो उन्होंने बुना था उस जाल में खुद फंस गए।
बिल्कुल। और राहुल गांधी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि वो आ नहीं रहे, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया, बहुत ज्यादा ट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी ने तो पहले ही आंदोलन शुरू कर दिया था, उसका समर्थन करना चाहिए था। आपने अलग से एक चीज यहां पर शुरू की और आप राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इन सारी चीजों पर ध्यान ना देते हुए अपने आंदोलन पर फोकस कर रहे हैं। छात्रों की गूंज नाम से एक कार्यक्रम हो रहा है और जैसे उसको फेल करने की कोशिश कोटा में हुई थी, बिल्कुल उस वैसी ही कोशिश उत्तराखंड में की गई, लेकिन राहुल गांधी ने बता दिया और पूरी कांग्रेस ने बता दिया है कि यह कार्यक्रम और भी ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है, यानी कोटा से ज्यादा संख्या में लोग यहां जुड़ेंगे, ऐसा मानना है कांग्रेस का। और राहुल गांधी ने जिस तरह से उत्तराखंड को एपिसेंटर बताया है, यह एक बड़ा और गंभीर आरोप है। इसके पीछे की वजह यही है कि बहुत सारे मास्टरमाइंड जो पिछले दिनों पेपर लीक हुए, उसके मास्टरमाइंड वहां से पकड़े गए। वहां पर देश का सबसे बड़ा रैकेट चल रहा था, जो नकल करवाते हैं, नकल के सेंटर वहां पर चल रहे थे, इसका भी भांडाफोड़ हुआ। इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, लेखपाली वगैरह के जो एग्जाम्स हैं, वो रद्द करने पड़े क्योंकि वो भी लीक हुए थे। तो इस सब का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया और ये माना जा रहा है कि जो वहां के रहने वाले लोग हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो त्रस्त हैं पेपर लीक होने से, जिन्होंने सालों साल मेहनत की और जब पेपर के बाद रिजल्ट का टाइम आया तो ये पता चलता है कि एग्जाम तो लीक हो गया था, या फिर पेपर जो खरीद लिया जिन लोगों ने, यानी जिनका खुलासा नहीं हो पाया कि पेपर लीक हुआ है या पेपर बेचा गया था, जिन पेपरों का खुलासा नहीं हुआ, उन पे बैठ वो लोग गए जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीद लिया था। और इसी सब का जिक्र राहुल गांधी ने किया है और यह तय माना जा रहा है कि वो सभी प्रताड़ित छात्र युवा उस जो छात्रों का संवाद कार्यक्रम है उसमें पहुंचेंगे और इसी से बीजेपी सरकार बेचैन दिखाई दे रही है। स्वामी जी, यही वजह है कि इस कार्यक्रम को पूरी तरह फेल करने की कोशिश की गई, लेकिन 17 जुलाई को बहुत जबरदस्त कार्यक्रम होने जा रहा है। नहीं, पक्की बात है। मैं अभिनव सर को सुन रहा था जी, वो गए थे जंतर मंतर। अभिनव मैथ्स जो हैं, जो कि अभिनव शर्मा हैं, बड़े अच्छे मैथ्स के टीचर हैं, उनके हजारों लाखों स्टूडेंट्स उनके हैं, और जिस तरह खुल के वो बोल रहे थे, अब कम से कम अध्यापक खुल के बोलने लगे हैं, डर उनका खत्म हो गया है। उधर ये सारे जितने अध्यापक बोल रहे हैं, चाहे खान सर हों, चाहे विवेक सर हों, चाहे अभिनव सर हों, और ये लोग खुल के बोल रहे हैं। और आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, यूथ के ऊपर टीचर्स का कितना ज्यादा प्रभाव होता है। तो वहां पे वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से 500 में 475 नंबर बच्चों के आ रहे हैं, इसका माने पेपर बिके हुए हैं। वरना 475 वो कहते हैं या तो पेपर सेटर की गलती है, इतने इजी पेपर दे दिए, वरना टफ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे थोड़ा कंपटीशन रहे। अगर सारे सिंपल क्वेश्चन दे दोगे, हर आदमी 500 क्वेश्चन कर लेगा, फिर कैसा कंपटीशन। तो अभिनव सर ने बिल्कुल चार्ज लगाया कि या तो पेपर लीक हो रहे हैं या पेपर बिक रहे हैं या पहले ही सारा सेटिंग हो जा रही है। तो देखिए, सीधी सी बात यह है, आज के तारीख में लोगों के दिमाग से डर हट गया है और ये डर बिठाना चाह रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर इन्होंने गलती कर दी है। वो सैनिकों का इलाका है, पहाड़ी जो होते हैं बड़े जीवट वाले होते हैं, बड़े मेहनती लोग होते हैं, क्योंकि 10-10 किलोमीटर वो पैदल चलते हैं पहाड़ों के ऊपर, तो उनका ये मैदानी क्षेत्र वालों से उनका मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए आप सेना में देखिए, जो सबसे लड़ाकू लोग होते हैं वो पहाड़ के ही होते हैं, वो उधर के माने जाते हैं, अपने नेपाल के, जो गोरखाली जिनको कहते हैं, या उत्तराखंड के या हिमाचल के, क्योंकि वो टफ टेरेन में जानते हैं, पहाड़ में चढ़ना जानते हैं। तो पहाड़ के टेरेन में उनको पता है। मैदानी क्षेत्र वाले बेचारे को पहाड़ के बारे में क्या नॉलेज होगी, टोपोग्राफी के बारे में क्या नॉलेज होगी। इन्होंने पहाड़ में ये गलत निर्णय लेके देव भूमि के अंदर ये गलत निर्णय ले लिया है कि पहाड़ियों को चैलेंज कर दिया है। और पहाड़ी, मेरे ख्याल से कल आप देखिएगा क्या भयंकर भीड़ वहां होने वाली है, क्या रिसेप्शन वहां मिलने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी ये तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से अब 16 तारीख पर निगाहें थी कि 16 तारीख को जब कांग्रेस की बैठक होगी तो उसमें क्या फैसले लिए जाएंगे, किन मुद्दों को संसद सत्र में उठाया जाएगा, वो जानकारी सामने आ चुकी है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि डिलिमिटेशन तो पास नहीं होने देगी अभी भी कांग्रेस। इसके अलावा चंदा चोरी के मुद्दे पर सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। कितनी भी कोशिश इंडिया गठबंधन की दबाने की कोशिश की जाए उनकी आवाज को, वो नहीं कर पाएगी। संसद से लेकर सड़क तक सरकार को जमकर घेरा जाएगा विपक्ष की तरफ से। और अब निगाहें हैं 17 जुलाई पर, राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। ऐलान कर दिया है उन्होंने कि वो आ रहे हैं और अपील कर दी है छात्रों से कि जितने भी त्रस्त छात्र हैं, जो ये पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक के वजह से जिन लोगों के पैसा, जिन लोगों का समय बर्बाद हुआ है, उन छात्रों से ज्यादा संख्या में आने की अपील राहुल गांधी ने की है। इसलिए निगाहें अब 17 तारीख पर हैं। देखना होगा कि राहुल गांधी जब उत्तराखंड में पहुंचेंगे
और उत्तराखंड में जब देहरादून में वो कार्यक्रम करेंगे 2 घंटे तक, जब छात्रों के साथ संवाद करेंगे, तो उस दौरान जो वहां भीड़ जुटेगी, उस भीड़ से बीजेपी सरकार की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी। आने वाले समय में अगर ये भीड़ अच्छी जुटी तो आने वाला जो दूसरे कार्यक्रम होंगे राहुल गांधी का, उसमें भी एक तरह से उत्साह बढ़ेगा। दूसरी तरफ क्योंकि उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और अगर युवाओं ने समर्थन दिखा दिया, उत्तराखंड में राहुल गांधी के साथ युवा खड़ा हुआ दिखाई दिया, तो जाहिर है इसका असर चुनावों पर जरूर पड़ेगा और चुनाव नतीजों पर असर देखते हुए दिखेगा। और यही बीजेपी के बेचैनी की वजह है। यही वजह है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को पूरी तरह फेल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है कि यह कार्यक्रम फेल तो नहीं होगा। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।